हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। फ्रेंड्स, कल हमने 9 कवि पढ़ लिए थे फुटकल रचनाओं के, जो हमारे प्रकरण 6 में है, हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल में। ओके फ्रेंड्स, और इससे पहले हम पढ़ना शुरू करें फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम भक्ति काल के 19 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और 9 वीडियो आदिकाल के अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। और एक न्यूज़ मैं आपको दे दूं फ्रेंड कि अब एक सुनने में आ रहा है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला था वो मार्च या अप्रैल में होगा। अगर वो मार्च अप्रैल में अगर आप देना चाहते हैं फ्रेंड तो आप दे सकते हैं, और या देना चाहें तो जून में दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन पढ़ाई आप जारी रखिए, डेली पढ़ाई कीजिए। मैं तो आपके लिए डेली वीडियो डाल ही रही हूँ फ्रेंड। अगर आप चाहें तो डेली इससे पढ़ाई कर सकते हैं। पर इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी मेरे वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और उससे आप फ़ायदा उठाएं। ओके फ्रेंड्स, और शेयर जरूर करें फ्रेंड। प्लीज़, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि और बच्चों को भी देखने होते हैं वीडियो फ्रेंड। अगर आप शेयर करेंगे तो उनके पास भी पहुँचेंगे, और आप अगर किसी का भला करेंगे फ्रेंड तो आपका भला भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मनोहर कवि का पढ़ते हैं आज हम। 10वें कवि हैं ये फुटकल कवि रचनाओं में, भक्ति काल के। ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तोसनी रखते थे। इन्होंने सत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर है, पर उनमें कुछ फारसीपन के छोटे मौजूद हैं। आपको ये बता देते, उदाहरण देख मैं पढ़ के बता देती हूँ फ्रेंड्स। इंदु बदन नरगिस नयन सबल बारे बार, उर कुमकुम कोकिल बयन जेही लखी लाजत मार, बिथुरे सुथुरे चिकने घने घने सुधु घुंघुवार, बिथुरे सुथरे चिकने घने घने घुंघुवार, रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार, अचरज मोही हिंदू तुरुक बाधी करत संग्राम, इक दीपति सो दीपति दीपियत काबा काशी धाम। फ्रेंड्स, 11वें हैं बलभद्र मिश्र। मैं आपको फ्रेंड्स पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी मैं आपको बता कराती हूँ आप उसके कवियों को नोट करते जाइए कि वो किस में आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये ओरछा कृष्णार्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे। इनका जन्मकाल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नक्श श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान विधान द्वारा किया है। ये केशव दास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपा राम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों का एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना काल संवत 1540 के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नक्शिक के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कृत नक्शिक की एक टीका लिखी। किसने लिखी फ्रेंड्स? संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कृत नक्शिक की एक टीका लिखी। जो बलभद्र ने नक्शिक लिखा था उसकी एक टीका लिखी, जिसमें उन्होंने बलभद्र कृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से फ्रेंड्स? ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, नोट कर लो। बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। नक्शिक की अब कविता के उदाहरण देख लीजिए। पाटल नयन कोकनद के से दल दोऊ, बलभद्र बासर उनिधि लखो बाल में, शोभा के सरोवर में बाढ़व की आभा केंधो, देवधुनी भारती मिली है पुण्य काल में, काम के व्रत केंधो नासी कर उडुप बठो, खेलत शिकार तरुणी के मुखताल में, लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो,
बांधे जुगमीन लाल रेशम की डोर में, मरकत के सूत कैंधो पनक के पूत अति, राजत अभूत तम राज कैसे तार है, मखतूल गुण ग्राम शोभित सरस श्याम, काम मृग कानन के कुहू के कुमार है, कोप की किरण के जल जनाल नील तंतु, उपमा अनंत चारु समर, सिंगार है कारे सटकारे भीजे सौंदे सो सुगंध बास, ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार है। ओके फ्रेंड्स, अब 12वें कवि है जमाल। ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे जिनका रचनाकाल संवत 1627 अनुमान किया गया है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपुताने की ओर बहुत जनप्रिय है। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे साधे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इससे इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी। उनका भी उदाहरण देख लीजिए फ्रेंड। पूनम चांद कुसुम रंग, नदी तीर द्रुम दाल, रेत भीत भूस ली पड़ो ए तिर नहीं जमाल, रंग जो चोल मजीठ का, संत वचन प्रतिपाल, पाहन देख करम गत, एक किमी मिटे जमाल, जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराए, कै काल कै उजला, जब तब सिर चु जाए, मनसा तो गाहक बहे नैना भये दलाल, धनी बसत बेचे नहीं किस विध बने जमाल, बाल पणे धोला भया तरुण पणे भया लाल, वृद्ध पणे काला भया कारण कौन जमाल, कामिन जावक रंग रच्यो दमकत मुक्ता कोर, इस हंसा मोती तजे इस चुक्के चकोर। अब 13वें कवि हैं फ्रेंड्स केशव दास। ये सनातन ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। नोट करते जाइए फ्रेंड कौन थे ये। और इनका संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्र कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की और कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशव दास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशव दास की पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहन लाल मिश्र ने श्रृंगार व्रत नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। फ्रेंड नोट कर लीजिए किसने लिखे। श्रुति भूषण नामक 3 ग्रंथ और कर्णाभरण किसने लिखे। कर्नेश कवि ने। फ्रेंड्स ये पूछे जा चुके हैं, नोट करते जाइए। पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशव दास जी ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझे वाले चमत्कारवादी कवि थे। जैसा हमने पहले भी देखा ही है, ये स्वयं कहा इन्होंने। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस संवृत, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी नोट कर दो। ये आपका है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस संवृत भूषण बिरुना विराज ही कविता बनीता मीत। किसने बोला है फ्रेंड, आप समझ ही गए होंगे, केशव दास जी ने। ओके। और फ्रेंड्स कल की वीडियो में मैंने आपको कमेंट के लिए कहा था, आपने कमेंट करके मुझे अब तक नहीं बताया कि उसका आंसर क्या है जो मैंने आपसे पूछा था। उस वीडियो को देखिए और जाके उसका आंसर कीजिए। ओके, मुझे भी तो पता चले आपको कितना पता चल रहा है, कितना आप ध्यान से सुन रहे हैं। ओके फ्रेंड, अपनी इतनी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र के अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं, अलंकार के सामान्य और विशेषण भेद करके इन्होंने
उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने डांडी के काव्य दर्श से, फ्रेंड नोट कर लीजिए, डांडी का जब मैं अलंकार का पढ़ा आपको रस पढ़ाएंगे ना जब हम, तब आप ये ध्यान से देखना, ठीक है। अभी आप नोट कर लीजिए, डांडी का कौन सा ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ, काव्य दर्श। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी फ्रेंड। काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है, पर केशव की 50 से 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कौटिल्यानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया, फ्रेंड नोट, इसको भी नोट कर लीजिए। केशव ने अलंकार प्रिया और रसिक प्रिया और कवि प्रिया, अलंकारों पर लिखी है कवि प्रिया और रस पर लिखी है रसिक प्रिया। ओके फ्रेंड, इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली गई है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है, जिसे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं होता। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें से 15 तो जो के त्यों दांडी के हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे हैं 2 भेद, सकीर्णा उपमा और विपरीतोपमा। इनमें विपरीतोपमा का तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं, उसमें 4 तो जो के त्यों डांडी के, 5वां वर्णाक्षेप डांडी का मूर्छाक्षेप ही है। उत्तर अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को डांडी से लेकर भी केशव ने उनका और ही अर्थ कर दिया है। केशव के रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, फ्रेंड नोट कर लो इन सबको, मैं जो नाम पढ़ रही हूँ। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बामनी और जहांगीर जस चंद्रिका। मैं अंडरलाइन करके भी आपको बता देती हूँ, ताकि जिससे कि आप ध्यान से इसको कर लें। ओके फ्रेंड, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूछी जा चुकी है। किसके कथन में, रामचंद्र शुक्ल के कथन में। ये मैं लाइन जो अंडरलाइन कर रही हूं, इसको देख लीजिए ध्यान से। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये लाइन फ्रेंड्स पूछी जा चुकी है कि ये किसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये उन्हीं का साहित्य है, तो उन्हीं का होगा ऑफकोर्स। पर इस काव्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी है, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों का न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है, और तात्पर्य भी यह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पंदेरिकता भूमि भागान का अनुवाद प्यो पदम कंच ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समास शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में मात्र कहा निरपतात, जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। फ्रेंड, ये मैं आपको रिपीट कर दिया सॉरी इसके लिए। भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में मात्र कृपा निरपतात गए सुर लोक कही क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड। कौन से 2 प्रबंध काव्य है केशव के?
एक वीर सिंह देव चरित, दूसरा रामचंद्री का। ओके, पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हुए हैं। फ्रेंड मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देता है थोड़ा, और आप ने नोट तो कर ही लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो पीछे जाकर दोबारा नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रामचंद्र का अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्त रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य की तीन बातें अनिवार्य है: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में ना थी, उनकी रामचंद्र का अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पदों से अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है, उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या ही इतिवित बात कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किंध्या मुनि शाप हत, किंधो ब्रह्म दोष रत, किंधो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका प्रभाव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव की बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ नहीं ना था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर किया: देखे मुख भावे आनंद, देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुख है सखी कमलो ना चंद्री। लो साफ दे दिया है कि ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साक्ष्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खेलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं कि किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग सादृश्य या साधर्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई है, वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती है। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे, यह उक्ति केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपरे सोहे। पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय है। प्रबंध काव्य रचना की योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी, न शक्ति परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के, जैसे युद्ध सेना की तैयारी, उपमन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीर रस फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना मानते थे। इसी से बहुत से वर्णन जो ही बिना अवसर का विचार किए ही वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा लोभ निंदा के लिए तो वे प्राय जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया, जैसे बन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पति व्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि वर्णनों में ही विशेषता लगता है। केशव की रचना सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, ना सच्ची हृदय का ही
वस्तु वर्णन के लिए पद दोष, वाक्य दोष आदि तो विरा प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बोधहीन और बेमेल है। जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में यह वाक्य है, बासर की संपत्ति उलुक जो ना चितवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीति के दाव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास में अंतर है। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है। पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदव्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तकें हैं। फ्रेंड्स, इसमें सारी केशव जो दास हैं उनकी सारी की सारी रचनाओं के बारे में बताया गया। रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में बताया कि वो किस तरह की है, क्या उनमें कमियां है, क्या उनमें विशेषता है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पियों में अच्छा वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बूढ़े होने पर किसी कुएं में पर बैठे थे। वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधित किया। इस पर उनके मुंह से यह दोहा निकला, केशव केसरी अस्करी बेरी हूँ जस न करहाई, चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। केशव दास की रचना की कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जो हो कहो रहिए तो प्रभुता प्रकट होती, चलन कहो तो हित हानि नाही सहनो, भावे सो करहु तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ले चलऊ कैसे लोक लाज बहनो। केशव दास की सी तुम सुनहु छबीले लाल, चले ही बनत जो पिय नाही आज रहनो, जैसी ये सिखाओ सीख तुम्ही सुजान प्रिय, तुम्ही चलत मोही जैसो कछु कुछ कछु कहनो। चंचल ना हो जे नाथ अंचल ना खेची हाथ, सोवे नेक सारी काऊ सुख तो सोवाओ जू, मंद करो दीप जू दूती चंद्रमुख देखियत, द्वारी के दुराए आओ द्वार तो दिखाओ जू, मृगज मराल बाल बाहिर बिडारी, दो भायो तुम केशव सो मोहु मन भायो जू। छल के निवास ऐसे वचन विलास सुनी, सौगुन सूरत हो त श्याम सुख पायो जू। कैटब सो नरकासुर सो पल में मधु सो मूर सो जुईन मारियो, लोक चतुर्दश रक्षक केशव पुरन वेद पुराण विचारियो, श्री कमला कुत्र कुमकुम मंडन पंडित देव अदेव निहारियो, सो कर मांगन को बलि पै करतार रहु ने करतार प्रसारियो। ये रामचंद्रिका से है फ्रेंड। अरुण गात अति प्रात पद्मनि प्राण भय प्राणनाथ भय मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेम में, परिपूरन सिंदूर पूर कैंधो मंगल घट, किन्हो सक को छत्र मढ़यो मानिक मयुक पट, कैसोनित कलित कपाल यह किल कापाल काल को, यह ललित लाल कैंध्यो रसत दिन भामिनी के भाल को, विधि के समान है विमनीकृत राजहंस, विविध विभुत युत बेरुसि अचल है, दीपति दीपति अति रसातु दीप देखियत, दूसरी दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर सो बहु वाहिनी को पति, छन दान प्रिय केंद्र सूरज अमल है, सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथ गामी गंगा सो जल है, मुलन की जहाँ अधोगति केशव गाई है, होम होता सन धुम नगर एके मलिया नाये, दुगति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरियतन ही में, सिफल को अभिलाष प्रगट कवि कुल कीजे में, कुंतल ललित नील भ्रुकुटी धनुष नयन, कुमद खटाच बान सबल सदाई है, सुग्रीव सहित तार अंग दादि भूषणन, मद देश केसरी के जग गति भाई है, विग्रहानुकार सब लच लच रिछ बल ऋषि साज मुखी मुख केशोदास गाई है, रामचंद्र जू की चमू राज श्री विभीषण की गवन मिचू दर कृच चली आई है, पड़ी वीर चनी मौन वेद जीव शोर छड़ी है, कुबेर बेर की कह कहीं न जच वीर मड़िए। फ्रेंड, इसको मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए।
पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छड़ी रे, कुबेर बेर कह कही ना जच भीर मड़ी रे। दिनेश जाई दूरी बैठू नादर नार दादी संग ही ना बोलू, चंद मंदबुति रिंद्र की सभा नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये होल राय को हम कल पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कविता है, मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। तो इसके लिए आप निश्चित रहिए कि मैं आपको सारा मटेरियल अच्छे से कराऊंगी। जो जो मुझे पता है, जैसे मुझे पता है, मैंने भी यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको डीपली पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप तैयारी करते रहिए, डेली पढ़ाई करते रहिए, टच में रहिए। मैं बार बार आपको कहती हूँ, जितना आप अच्छे से तैयारी करेंगे उतने ही आप जल्दी क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। और आपको ये तो पता ही चल गया होगा, फॉर्म की डेट भी अभी आ ही जाएगी। अगर आपको मार्च अप्रैल में पेपर देना है तो फॉर्म भर दीजिएगा, और अगर जून में देना है तो फॉर्म मार्च में निकलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय कल तक के लिए। और खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से।